स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय महिला क्रांति मैम के साथ। मैं हूं आपकी मैम महिला क्रांति और आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर के आ रही हूं माइंड मैप की सीरीज 14 डेज 14 चैप्टर्स हम कर रहे हैं। और आज जो चैप्टर कवर करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए ये सेशंस है, जिसमें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले आप लोगों को फटाफट से क्विक रिवीजन मैं करवा रही हूँ। और ये नोट्स आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि बार बार आपको लास्ट मिनट रिवीजन करने होंगे, जिसके लिए ये माइंड मैप आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, बेस्ट रिवीजन का टेक्निक। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो के लिंक जरूर शेयर करें और शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा वीडियो जरूर देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करें और ड्रॉ करके एक तो आप दीवार में चिपका सकते हैं और एक आप हैंडबुक रखिए जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए माइंड मैप जरूर रखें। हर सेशन में मैं बोलती हूँ, आप लोगों को फिर से बार बार मैं बोल रही हूँ, जो नए बच्चे हैं इस चीज को जरूर ध्यान में रखें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को बच्चों तक पहुंचाएं। और नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख करके बताएं, जैसे ही आप जो है ये माइंड मैप अगर कर रहे हैं तो मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि कितना हेल्पफुल आपको ये हो रहा है। एंड आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा काम का ये हो रहा होगा। शुरू करते हैं आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब इसमें बेसिकली जो है सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस जो है वो फ्लो हो रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा था। और बेसिकली जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था तो ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने चुंबकत्व के बारे में यहाँ पर खोज करी। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि मान लो कि कोई कंडक्टिंग वायर है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके पास उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, जिसकी सुई जो है ना, जिसका पॉइंटर जो है वो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। जैसे ही हम करंट फ्लो करा रहे थे कंडक्टर में, तो जिस डायरेक्शन में हम फ्लो करा रहे थे है ना, उसके लेफ्ट साइड में जो है वहां पर क्या होता है, जो वो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज जो है हम लोगों को ऑस्टेड के नियम में पता चली थी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑस्टेड का नियम, राइट। तो ये तो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आपको जस्ट स्टोरी मिलेगी कि किसने खोज करी। तो इसमें जो है आप जो है तार के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना देती हूँ। बेटर है कि एक हम लोगों ने बैटरी लगा रखी थी और यहाँ पे एक जो है वेरिएबल रजिस्टर था, रियोस्टेट जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर ए और बी, इसमें मान लो कि हम इस तरीके से यूं करंट फ्लो कर रहे हैं और यहाँ पर पास में हम लोगों ने जो है मान लो कि मैग्नेटिक कंपास लगा रखा है, ठीक है। यूं इस तरीके से इसकी जो सुई है वो क्या होगी, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगी। और मान लो कि करंट को अगर हम रिवर्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। तो ये ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया। इसके बाद हम लोगों को पता चला कि भाई करंट जहां पर फ्लो हो रहा है उसके चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तभी ये जो चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक कंपास का जो पॉइंटर है वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता चला। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम लोगों को डिफाइन करना है तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि मतलब कि जहां तक, जिस रीजन तक कोई भी कंडक्टर है जिसके कुछ एरिया तक, कुछ रीजन तक हम चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास में यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ था। तो बेसिकली वो सराउंडिंग रीजन जो है वही आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यही चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट्स के लिए भी होता है। बेसिकली जब हम एक जो है बार मैग्नेट की बात करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों के पास क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका डेफिनेशन भी आप लोग लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसको हम क्या करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है किसमें, टेस्ला में। और इसका जो डेफिनेशन है कि एक चुंबक या फिर, ठीक है, एक मैग्नेट या फिर एक चुंबक या फिर जो धारा प्रवाह वाले कंडक्टर है ना, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा चालक, ठीक है। तो चालक या गतिमान आवेश, मतलब कि जिसमें आवेश जो है वो गतिशील है, तो बेसिकली कंडक्टर ही हुए जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आवेश के आसपास का क्षेत्र, जिसमें क्या किया जाता है, क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव को, है ना, इसको मिटा लेते हैं, बेटर है, जिसमें क्या करते हैं, चुंबकीय प्रभाव का महसूस करते हैं, चुंबकीय प्रभाव महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल जो है हम देखते हैं, बेसिकली जिससे हम क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है उसका हम पता लगाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, जहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम यहाँ पर जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन देखें तो बेसिकली यहाँ पर जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इनमें जो है वो फोर्स भी अप्लाई होता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, चुंबकीय बल जिसको कहते हैं। तो इस मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल के बारे में फिर हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। बेसिकली साइंटिस्ट के नाम के आधार पर जो है
क्या हम लोगों को पता चला था, इस फोर्स के बारे में पता चला था। इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस ई बी, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लॉरेंट फोर्स यानी कि चुंबकीय बल जो है वो क्यू वी बी और थीटा कोण एंगल पर डिपेंड कर रहा है। और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है एक थ्योरी होती है, इस तरीके से इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो गया क्या, ठीक है। इस थ्योरी में क्या होता है कि लाइक मान लो कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है, तो इनके लिए जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लाइक इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो चार्जेस है ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो भी दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा, तो इनके बीच का जो एंगल थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो रास्ता है, जो पथ है, इसको हम सरल रेखीय पथ बोलते हैं। मतलब कि लीनियरली यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लो, ये क्या हो गया, सरल रेखीय पथ, ठीक है, ये आपका जो गया लीनियर। और इसके अलावा जो सेकंड है वो आपका क्या होता है कि लाइक मान लो कि यहाँ पर जो हमारा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और मान लो कि करंट जो है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये आपका ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पर जो है फोर्स जो लगेगा थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि करंट जो आपका यहाँ पर एंगल है, कोण जो है वो 90 डिग्री है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, यानी कि आपका जो है फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। और मैक्सिमम के केस में जो है आपका जो रास्ता, जो पथ बनता है वो बनता है वृत्तीय पथ। कैसा पथ बनता है, वृत्तीय पथ, राइट। अब इसके अलावा मान लो कि ना तो 0 डिग्री, ना तो 90 डिग्री, ना तो 180 डिग्री, बट कोई एंगल है, राइट, तो थीटा एंगल जिसको हम कंसीडर करते हैं। तो मान लो कि ये आपका बी और इस तरीके से थीटा एंगल पर ये आपके चार्जेस जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम इनके कंपोनेंट्स लेते हैं। तो ये इसका पैरेलल कंपोनेंट जो है v cos थीटा, इसको हम लिखते हैं। और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से v sin थीटा हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो आपका पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पर जो पथ बनता है, यहाँ पर जो इस तरीके से जो है पथ बनता है स्पाइरल के शेप का, जिसको हम जो है यहाँ पर कहते हैं क्या, कुंडलिनी पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडलिनी पथ, स्पाइरल, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली जब हम यहाँ पर ये जो वृत्तीय पथ ये इस तरीके से बन रहा है, मान लो ये वृत्तीय पथ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है वृत्तीय पथ के लिए भी रेडियस होता है ना, ये आपका इसके लिए रेडियस है। और इसके अलावा जो है ये कुंडलिनी पथ के लिए भी रेडियस होता है। तो जब हम यहाँ पर वृत्तीय पथ के लिए रेडियस की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका mv अपॉन qb, और इसके लिए जो टाइम पीरियड t की वैल्यू होती है वो होती है 2πm। तो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जब हम यहाँ पर स्पाइरल शेप में बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो है फोर्स जो हम लोगों को मिल रहा है वो थीटा एंगल के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर पार्ट, मतलब कि mv sin थीटा वाला पार्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, और qb, और इस तरीके से फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये फॉर्मूला हो जाता है mv sin थीटा अपॉन QB, यूं इस तरीके से। और टाइम पीरियड की वैल्यू भी इसके लिए भी 2πm अपॉन QB ही होगी, बट रेडियस दोनों के लिए डिफरेंट होता है। तो ये हम लोगों ने दोनों ही प्रकार के जो पथ है उसके लिए हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है फील्ड के बारे में पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया, लॉरेंट फोर्स जिसको हम कह रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। अब हम देखेंगे उसका फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो बेसिकली जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है आपके बायो-सावर्ट्स लॉ से, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बायो-सावर्ट्स लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो अगर मान लो कि किसी कंडक्टर से क्या हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो मान लो कि यहाँ पर पी पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए बायो-सावर्ट्स जो लॉ है उन्होंने स्टडी करके बताया था। तो बेसिकली ये बायो-सावर्ट्स लॉ से हमें यहाँ पर इक्वेशन पता चलता है। तो दो तरीके के इक्वेशन होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में, एक आपका जो है नॉर्मल। तो जब हम इस तरीके से दोनों ही इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे तो ये होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो बेसिकली इसके लिए हम जो छोटा सा अल्पांश लेकर के DL अल्पांश लेकर के यहाँ पर ये इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो अल्पांश हम लोगों ने लिया स्मॉल लेंथ लिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, DL के sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली आपका जो कूलम्स लॉ है, राइट, वो भी जो है डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये डिस्टेंस R जो है ये हम लोगों ने जो स्मॉल लेंथ लिया है अल्पांश जिसको हम कह रहे हैं, उससे R डिस्टेंस पर हम लोगों ने P बिंदु यहाँ पर कंसीडर किया है। इस P बिंदु पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखा है, और इस इक्वेशन को अगर हम लोगों को जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये I, और ये आपका हो जाएगा क्या, DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, और इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगा, है कि नहीं। और बेसिकली जो हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मान लो कि अगर हम यहाँ पर P पॉइंट पर जो है डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो हमारा जो राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो है वो क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कि करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो ये जो फिंगर्स है वो हमारी क्या है, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यूं इस तरीके से मोड़े तो लाइक यहाँ पर करंट यूं इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो राइट साइड P पॉइंट पर जो है ये क्या हो जाएगा, क्रॉस, मतलब कि क्रॉस मतलब आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल से क्या पता चल रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है। क्रॉस मतलब कि लाइक जैसे कि मान लो कि आपने दरवाजा बंद किया, अंदर चले गए और वो
वो क्रॉस साइन आप लोगों को पता चल गया। और उसी तरीके से डॉट मतलब कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पर जो है हम साइन को अलग से बना लेते हैं, ये आपका क्रॉस और ये आपका डॉट। अगर मान लो कि ऊपर के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्रॉस और डॉट आप लोग जरूर याद रखना। एंड इसके बाद जो है हम बायो-सैवर्ट लॉ के जो एप्लीकेशंस है उनकी बात करते हैं। तो बेसिकली इनके 3 एप्लीकेशन जो मेजरली हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि एक लाइन ऑफ चार्ज के, मतलब कि अगर मान लो कि किसी लाइन में करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए, जो मान लो कि आपका कोई एक लॉन्ग वायर है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो, और मान लो कि एक आपका जो है सर्कुलर लूप है जिसको वृत्ताकार पाश हम बोलते हैं, तो उसके जो आपका सेंटर है, केंद्र जो है, उससे एक्सिस पर किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट P पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो, या फिर आपके सेंटर पर यानी कि केंद्र पर, राइट। तो हम इन सब के लिए जो है यहाँ पर फॉर्मूलाज नोट डाउन करते जाएंगे, और ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूलाज भी आप लोगों को जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, है ना। चलो, तो पहला एप्लीकेशन, मान लो कि आपका जो लाइन है वो फाइनाइट है, तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर जो है इस तरीके से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये आपका अल्फा और ये आपका जो है, मान लो कि हम ये अल्फा और ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 एंगल यहाँ पर लेते हैं, राइट। तो इसके लिए जो हम लोगों को इक्वेशन मिलता है, मान लो कि यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन मिलता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी, और ये हो जाएगा क्या, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोगों को मिलता है, और इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि लाइक अल्फा 1 और अल्फा 2 मान लो कि अगर जो है 90 डिग्री किस केस में होंगे, तो ये आपके जो है इनफाइनाइट वायर के केस में होंगे, कि मान लो कि आपका जो ये वायर है वो अगर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है। इसके लिए जो आपका इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी, राइट। ये हो जाएगा इक्वेशन। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू भी 90 डिग्री हमारा, सॉरी थीटा नहीं, अल्फा हमने लिखा है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 हम लिख लेते हैं इसको, ये लिख लिया अल्फा 1 और ये लिख लिया क्या, अल्फा 2। तो ये आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट का केस हो गया। एंड इसके अलावा जो है अगर मान लो कि सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक साइड बस आपका इनफाइनाइट जा रहा है और एक साइड जो है आपका नहीं है इनफाइनाइट, तो ये आपका जो है P पॉइंट हो गया, ये आपका इधर इनफाइनाइट जा रहा है और इधर पूरा इनफाइनाइट वाला डायग्राम यूं इस तरीके से दोनों तरफ इनफाइनाइट जा रहा है और ये बीच में P डिस्टेंस है ना। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना लेते हैं, और इस कंडीशन में आपका जो है एक जो एंगल है अल्फा 1 वो क्या है आपका, एक एंगल जो है वो आपका 0 है, और एक एंगल जो है आपका क्या है, लाइक अल्फा 1 आपका 90 डिग्री है तो अल्फा 2 आपका क्या है, 0 है। और इसके लिए जो इक्वेशन आप लिखोगे, ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पर जो है भाई 2 पाई डी आएगा, गलती से मैंने 4 लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लो। 4 पाई डी इस वाले केस में होगा, वो गलती से लिख गया था, यहाँ पर होगा 4 पाई डी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जब सेमी इनफिनाइट हो तो अपॉन में 4 पाई डी, और जब कंप्लीट इनफिनाइट हो तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डी। इसको जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन डी भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से जो है लिखा जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने फॉर्मूलाज लिख लिया। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं, लाइक यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे कि हम जो है मान लो कि हमारे पास जो है क्या है कि यूं इस तरीके से, लाइक यहाँ पर कहीं एडजस्ट कर लेते हैं इसको, कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई इस तरीके से क्या है कि कोई पार्ट है ना, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर सेगमेंट ऑफ रिंग है अगर हमारे पास, और यहाँ पर अगर एंगल अल्फा बन रहा है और ये आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस सेगमेंट ऑफ रिंग के लिए अगर मान लो कि इस पॉइंट पर हम लोगों को या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर, और ये एंगल अल्फा का, ये अल्फा, ये इक्वेशन आप लोगों का होता है सेगमेंट ऑफ रिंग के लिए, राइट। अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, लाइक अब देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशंस है वो है आपके रिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग्स के लिए मैं लिख रही हूँ। तो सबसे पहली बात की मान लो कि हम यहाँ पर जो है इस तरीके से एक रिंग बनाया, और इसके सेंटर पर अगर हम लोगों ने देखा तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ये आपकी क्या होती है, तो ये म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, ठीक है। आर यहाँ पर क्या है, इसका रेडियस। तो ये इक्वेशंस आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और मान लो कि कोई आपका सेमी सर्कल है, इस तरीके से कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक सीधी वायर है ना, स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर को यूं मोड़ के सेमी सर्कल बना दिया गया, तब यहाँ पर सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो है ये आप लोगों को लिखना होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है म्यू नॉट बाई 4 और ये आई बाई आर, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, अगर मान लो कि इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है, म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि ये सीयूईटी नीट जेडब्ल्यू और बोर्ड सभी बच्चों के लिए है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आप लोगों को थोड़े से मतलब डेप्थ में फॉर्मूलाज में आप लोगों को लिखवा रही हूँ। और मान लो कि अगर जैसे कि आपके पास ये आपका क्या है, कोई रिंग है, और रिंग के ये एक्सिस के पी पॉइंट पर अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ये एक्स डिस्टेंस और रेडियस जो है आपका क्या है, मान लो कि आर रेडियस यहाँ पर है, और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन हो जाएगा आप लोगों का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई, और आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या होगा 3/2। ये इस तरीके से क्या होगा, ये इक्वेशन होगा,
ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर मान लो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो, सोलेनॉइड की तरह अगर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो लाइक इस तरीके से हम लोगों ने एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में बना लिया ये इस तरीके से, और यहाँ पर मान लो कि पी पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि एक सोलेनॉइड की तरह है और सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड सेम रहते हैं, वो एक सिलिंड्रिकल शेप का ही होता है इस तरीके से। यहाँ पर होता है म्यू नॉट आई बाई 2 और ये हो जाएगा क्या आपका साइन, और ये आपके एंगल्स है बेसिकली θ1 प्लस साइन θ2। ये इक्वेशन आपका है हो गया सोलेनॉइड टाइप के लिए, ठीक है। और मान लो कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर मान लो कि यही सिलिंड्रिकल शेप में जो है ये अगर आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए इक्वेशन होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो जो सोलेनॉइड का इक्वेशन है वही होता है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो बायो-सेवर्ट लॉ के बाद हम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम हम लोग पढ़ते हैं। तो जो एम्पियर का नियम है, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, इसमें बेसिकली जो है बायो-सेवर्ट के लिए जो हम लोगों को जो नियम दिए गए हैं और इसके जो इक्वेशंस दिए गए हैं, बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करके बता दिया जाता है। एक वैकल्पिक रूप है, जैसे कूलम्स लॉ का वैकल्पिक रूप आपका जो है गॉस थ्योरम है, बिल्कुल उसी तरीके से कि बायो-सेवर्ट लॉ का जो वैकल्पिक मतलब उसके प्लेस में यूज किया जाने वाला, और इसमें सिंप्लीफाइड मैनर में बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लो कि कोई लाइन है जिसमें करंट फ्लो अगर हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके आसपास जो है एक लूप कंसीडर करते हैं जिसको एम्पीरियन लूप कहा जाता है। और इस लूप में लाइक जो करंट फ्लो हो रहा है और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम क्या करें, रेखीय समाकलन करें, मतलब कि लीनियर इंटीग्रेशन करें, ठीक है। तो वो लीनियर इंटीग्रेशन जो है इस मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन जो एम्पीरियन लूप का जो रीजन लिया है उस रीजन में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इसके क्या होता है म्यू नॉट टाइम्स होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो ये हमारा एम्पियर का जो है लॉ होता है। और इसके जो है दो एप्लीकेशन, एक सोलेनॉइड और एक टॉरॉइड। तो सोलेनॉइड के लिए जब हम इक्वेशन देखते हैं तो सोलेनॉइड के लिए इक्वेशन क्या होता है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। और यही इक्वेशन अगर हम टॉरॉइड के लिए लिखें तो टॉरॉइड के केस में क्या होता है, ये होता है आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट और ये कैपिटल N अपॉन 2 पाई RM है ना, और ये क्या हो गया I। तो बेसिकली जो स्मॉल n है, यहाँ पर जो स्मॉल n है ये आप लोगों का क्या है, मतलब पर लेंथ जो है नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू है। तो अगर इसी को हम टॉरॉइड के लिए जब हम लोगों ने लिखा है तो इस तरीके से 2 पाई RM, और बेसिकली जो टॉरॉइड है उसमें 2 रेडियसेस होते हैं, तो ये मीन रेडियस है आपका, है ना। तो ये इक्वेशन आपका टॉरॉइड के लिए हो गया। एंड इसके बाद जो है हम पढ़ते कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो करंट फ्लो हो रहा था जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, और अब हम क्या करें कि अगर मान लो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कराएं, कंडक्टर को लेकर के जाते हैं और वहां पर किस तरीके से मतलब कि फोर्स क्रिएट होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हम देख लेते हैं लाइक हाँ, ये इस तरीके से, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करके। तो ये आपका हो गया क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैराइंग कंडक्टर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे कि जो चुंबकीय बल है, अगर मान लो कि किसी कोई धारावाही चालक है ना, अगर उसमें चुंबकीय बल हम लोगों को अगर देखना है तो उसके लिए तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने बना लिया। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि मान लो एक कंडक्टर लेकर के आते हैं, ठीक है। अब इस कंडक्टर में जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उस फोर्स के लिए जो इक्वेशन होगा, क्योंकि जो हम लोगों ने इसके पहले इक्वेशन निकाला था लॉरेंस फोर्स है QVB sin थीटा, QV क्रॉस B निकाला था, बिल्कुल उसी इक्वेशन से ये हम लोग को मिलता है। क्योंकि L लेंथ का मान लो कि यहाँ पर क्या है हमारे पास कंडक्टर है, तो इसके लिए जो फोर्स का इक्वेशन होता है I इंटू क्या होता है L क्रॉस B, है ना। तो ये होता है आपका BIL sin थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और इसी तरीके से मान लो कि आपके पास जो है 2 पैरेलल कंडक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मान लो कि करंट का डायरेक्शन दोनों में सेम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और इसके रिवर्स अगर मान लो कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वहां पर क्या होगा, रिपल्शन। एक चीज मैं नोट डाउन कर रही हूँ, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपको याद रहनी चाहिए। और दोनों के बीच अगर मान लो कि डिस्टेंस d है तो इसके लिए जो फोर्स का इक्वेशन होता है F, ये इक्वेशन होता है म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2 I1 I2 अपॉन क्या हो गया ये D, ठीक है। मान लो कि ये करंट I1 है और ये करंट क्या है आपका I2 है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होता है इक्वेशन आपका। और ये जो है पर यूनिट लेंथ F बाई L के लिए ये इक्वेशन होता है, ठीक है। पर यूनिट लेंथ के लिए हम मान लो कि 2 पैरेलल लाइंस इस तरीके से है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम इक्वेशन देखते हैं, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फोर्स वगैरह सारा कुछ पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा हम मैग्नेटिक डायपोल का इक्वेशन लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर लिखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में लिखेंगे, और यहाँ पर जो है गायरेशन रेशियो के बारे में थोड़ा सा इक्वेशन लिखेंगे, राइट। एक चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं टाउ के बारे में, तो जो सारी बची हुई चीजें हैं वो हम कवर कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक डायपोल रख दिया, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मतलब कि
जो है मान लो कि हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर, राइट, डेफिनेटली वो एक मैग्नेट की तरह अगर बिहेव कर रहा है, जैसे कि सोलेनॉइड हम लोगों ने देखा, तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो दो पोल्स है, यही आप लोगों के लिए क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कहलाते हैं, जो कि आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हो। वैसे बेसिकली जो है मैग्नेटिक डाइपोल का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम जो है मैग्नेटिज्म या मैटर चैप्टर में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वहां पे हमारे पास बार मैग्नेट होता है, तो बेटर है कि ये फॉर्मूला हम वहां पे कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है टॉर्क का इक्वेशन जो है वो लिख देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे टॉर्क के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क के लिए इक्वेशन होता है टाउ इज इक्वल्स टू बी ना साइन थीटा, और इसको हम टाउ इज इक्वल्स टू लिखते हैं क्या, तो बेसिकली m क्रॉस b। यहाँ पर m जो है वो क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, m इज इक्वल्स टू क्या है, NIA, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, और फिलहाल आप यहाँ पर बस इतना ही देख लीजिए कि ये जो बी ना फॉर्मूला आता है, जिसमें हम ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। तो ये थोड़ा गैल्वेनोमीटर हमने लिख लिया। अच्छा, इसका जो डायग्राम है बेसिकली यहाँ पर जो है इस तरीके से बीच में कोर होता है, कोर के ऊपर जो है वाइंडिंग्स लपेटी होती है, कुंडलियां लपेटी होती है, और बीच में जो है स्प्रिंग लगी होती है, और इस स्प्रिंग से जो है आपका ये पॉइंटर यानी कि जो सुई है वो क्या होती है, कनेक्ट होती है, और बेसिकली इसको जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने देखा है, ये त्रिज्यीय रूप में, मतलब इस तरीके से रेडियल टाइप के शेप में होता है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि हम लोग यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में कोर और इसके बीच में जो क्रिएट हो रहा है, ये यूनिफॉर्म क्रिएट हो सके, क्योंकि बीच की जो कोर है, बीच का जो कोर जिसमें वाइंडिंग्स लपेटी गई है, वो सर्कुलर शेप में है ना, राउंड शेप में, इसीलिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो टाउ का कॉन्सेप्ट, टॉर्क के बारे में जो इक्वेशन पढ़ा था, यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर जो है यूज होगा, कि यहाँ पर क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो हम लोगों ने कॉइल रखी है, इस कॉइल में अगर हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट के फ्लो की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जब करंट फ्लो होता है, तो बेसिकली आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स इंड्यूस्ड होता है। और यहाँ पर क्योंकि ये जब फोर्स इंड्यूस्ड होता है, तो यहाँ पर जो है फोर्स के पेयर इंड्यूस्ड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टॉर्क क्रिएट होता है, और टॉर्क क्रिएट होता है तो टाउ इज इक्वल टू बी ना साइन थीटा का जो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है ना, ये इक्वेशन यहाँ पर क्या होता है, यूटिलाइज होता है, और यहाँ पर जो टॉर्क हमें मिलता है, उसकी वजह से हमें यहाँ पर पॉइंटर में क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन, यानी कि थीटा या फाई हम लिख सकते हैं कि फाई डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर जो है मिलता है, ठीक है। अब ये जो फाई डिफ्लेक्शन है वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो टॉर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब बेसिकली ऐंठन उत्पन्न होती है यहाँ पर इस चुंबकीय सुई में, जिस बीच में स्प्रिंग जो है उसको वो क्या करता है, मैनेज करता है। तो क्योंकि इसके पहले हमारे पास फॉर्मूला था क्या, टाउ इज इक्वल टू बी ना साइन थीटा, तो मान लो कि थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर अगर मैक्सिमम है ना, तो इसके लिए जो है इन दोनों इक्वेशंस को अगर यहाँ पर मिक्स करेंगे, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट, अगर मान लो कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटा दिए, तो के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम ऐड कर दिए, और इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ना, हमने मैक्सिमम टॉर्क का केस लिया, बी ना इज इक्वल टू क्या हो गया, के अल्फा, सॉरी के फाई हम लोगों ने यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल लिया है। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, लाइक आई इज इक्वल टू, आप आई इज इक्वल टू लग सकते हो के अपॉन एन ए बी, और ये आपका क्या हो गया, फाई। तो यहाँ पर ये जो है आपका पार्ट, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यूज है, तो इन कांस्टेंट वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू सी फाई। तो सी हम लोगों ने एक नया कांस्टेंट लिया है यहाँ पर, कि जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज है उसके लिए, तो ये सी की वैल्यू भी आप लोगों को जो एग्जाम है उसमें पूछी जाती है। तो यहाँ पर सी बराबर क्या हो गया, तो सी बराबर हो गया के अपॉन एन बी ए या फिर एन ए बी, इस तरीके से। तो ये क्योंकि पूछा जाता है, इसलिए इस इक्वेशन को ध्यान रखना, राइट। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ पर जो बात करते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए, वो हम सेंसिटिविटी सुग्राहिता, राइट। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का थीटा अपॉन आई। क्या होता है ये आपका थीटा अपॉन आई, जिसको हम क्या लिखते हैं, एन बी ए बाई के, ठीक है, ये इस तरीके से। तो क्योंकि जो हमारे को यहाँ पे इक्वेशन ये वाला जो मिला था, इसी में हम लोगों ने अगर, सॉरी थीटा नहीं, ये फाई हम लोगों ने लिया है एंगल, है ना, क्योंकि थीटा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि थीटा हमारा टाउ के इक्वेशन में साइन थीटा था, वो थीटा अलग है और ये एंगल अलग है, इसलिए हम लोगों ने फाई बाई आई यहाँ पे लिखा है सेंसिटिविटी सुग्राहिता के लिए। इक्वेशन आपको पूछा जाता है तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना। और गैल्वेनोमीटर को जो हम शो करते हैं वो इस तरीके से जो है हम शो करते हैं जी लिख करके, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर का साइन है, प्रतीक चिन्ह है जिसको हम बोलते हैं। और जब हम लोगों को गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना होता है, तो अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसका अपना खुद का जो है जी रेजिस्टेंस अगर होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैरेलल में जो है स्मॉल लेंथ का शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि ये जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि यहाँ से आई करंट आ रहा है, इसमें जो है आपका गैल्वेनोमीटर में आई जी और यहाँ पर शंट में आपका जो है आई एस एच जा रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस एच इंटू एस, इस तरीके से। तो एस इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जी कैपिटल जी
अपॉन जो है ISH। तो ISH की जो वैल्यू है वो आपकी जो है टोटल करंट माइनस IG, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको शंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन आ जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ये पूछे तो आप बता सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया। अब अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो अगर हम इसको क्या करते हैं वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, याद रखना गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम क्या करते हैं बहुत मतलब बिग अमाउंट का जो है यहाँ पर क्या करते हैं रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस था वो बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस था और यहाँ पर जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अब जाकर ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर जो वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस है ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है V अपॉन IG माइनस G, इस तरीके से। और यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली है। अब गैल्वेनोमीटर में लाइक जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो टाउ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है जो टाउ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी आपका टाउ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये तीनों ही चीज रिलेटेड है। तो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद जो है गायरेशन रेशियो हम देख लेते हैं। बेसिकली ये छोटा सा एक पॉइंट है जिसको आपको जरूर यहाँ पर लिख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिंपली आपको गायरेशन रेशियो का फॉर्मूला आपको पूछ देता है। ठीक है, तो जो गायरेशन रेशियो है, गायरेशन रेशियो ये जो होता है M/L, मतलब कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M जिसको हम बोल रहे हैं और जो लीनियर मोमेंट जो होता है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है वही आपका मैग्नेटिक गायरेशन रेशियो होता है। ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है इसीलिए मैंने लिखवा दिया। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, क्या है आपका रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंट। तो ये इसको जो है नीचे लिख लेते हैं। हाँ, ये हो गया, ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद जो है एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो जब मैग्नेटिज्म में दो डायपोल्स क्रिएट होते हैं, एक N और एक S, है ना। तो बेसिकली जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जैसे पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो है क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम क्या करते हैं M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है और जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट फ्लो हो रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं ज्यादातर यहाँ पर यूज करते हैं। और इसके अलावा जो है लाइक मान लो कि अगर किसी सेंटर के अक्रॉस जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन एटम के लिए मान लो कि ऐसा होता है ज्यादातर, एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो है रोटेट करता है। तो इसके लिए भी हम लोगों को ये इक्वेशन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही क्या है यहाँ पर चार्जेस है जो कि मूविंग चार्जेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कि क्या कर रहा है डेफिनेटली अगर मूव कर रहा है तो मूवेबल चार्जेस के लिए हम यहाँ पर गतिमान आवेश के लिए मूविंग चार्जेस के लिए पढ़ते हैं। तो ये कुछ इक्वेशंस है जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। I = Q ओमेगा, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, Q ओमेगा अपॉन 2 पाई और यहाँ पर M = I पाई R स्क्वायर। ये बेसिकली यही इक्वेशन है। एरिया की जगह में पाई R स्क्वायर रेडियस यहाँ पर रख दिया, मतलब एरिया का इक्वेशन रख दिया गया है, जिसको हम 1/2 Q ओमेगा R स्क्वायर इस तरीके से भी लिखते हैं। तो कुछ इक्वेशंस है जो आप लोग याद रख सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई बात नहीं, यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटिक डायपोल का इक्वेशन लिखवाऊंगी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखवा देती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में भी लिखवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक डायपोल का पूरा पहले डेरिवेशन हुआ करता था। अब बेसिकली जो है आप लोगों का ये डेरिवेशन पूरा हट गया है। और जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही आपको जस्ट फॉर्मूलाज बस जो है याद रखने हैं। तो ये फॉर्मूला जो है एक्सिस के लिए जो है, अगर मान लो एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना होता है तो उसके लिए बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला होता है जैसे कि आप वहां पर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये μ0/4 पाई, ये जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर होता है। और ये R3 ये एक्सिस के लिए हो गया, A मतलब एक्सिस के लिए, ठीक है। इक्विलैटरल के लिए जो है BE = आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका μ0/4 पाई और ये होता है -M/R3, ठीक है। ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है डेफिनेटली ये इक्विलैटरल के लिए। और जनरल कंडीशन के लिए देखिए तो जनरल कंडीशन के लिए जो इक्वेशन होता है ये होता है आपका μ0/4 पाई और M/R3 और ये होता है आपका √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोगों ने तीनों ही कंडीशंस के लिए इक्वेशंस देख लिया। और इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है, आई होप कि कुछ भी नहीं छूटा है। हाँ, कुछ भी नहीं छूटा है, सारा कुछ कवर कर लिया है हम लोगों ने। और एक बार जल्दी से मैं आप लोगों को जूम आउट करके दिखा देती हूँ। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले बेसिक ऑस्टेट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लॉरेंट फोर्स और इसके इक्वेशंस पढ़े। फिर हम लोगों ने जो है किस तरीके से किस डायरेक्शन में जो है मूव करता है, फोर्स लगता है, तो किस तरीके से किस पथ में जो है गति करता है वो हम लोगों ने देख लिया कि अगर मान लो कि कोई मूविंग चार्ज है उसके लिए। और इसके बाद बायो-सावर्ट लॉ और इसके एप्लीकेशंस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सारे इक्वेशंस देख लिए। रिंग्स के लिए और लाइन चार्ज, मतलब कि अगर मान लो कि कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, स्ट्रेट वायर में, एम्पियर लॉ हम लोगों ने देख लिया। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कंडक्टर, मान लो कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी धारावाही चालक को अगर हम रखते हैं और मान लो कि दो धारावाही चालक एक दूसरे के पास पास है, अगर उस कंडीशन में, ठीक है,
ये हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने जो है गैल्वेनोमीटर के बारे में देखा, तो बेसिकली हमारा जो है टाउ का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लगता है बीना साइन थीटा। और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर सी का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुग्राइदा सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है, अमीटर और वोल्टमीटर भी इंपॉर्टेंट है, और इनके डायग्राम्स और किसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसमें मिनिमम शंट रेजिस्टेंस, ये सब गायरेशन रेशियो इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स के लिए जो एक्सिस के कंडीशन में, इक्विलेटरल की कंडीशन में, जनरल कंडीशन में, ये जो तीनों इक्वेशंस होते हैं, इन इक्वेशंस को याद रखो कम से कम। इस तरीके से आप लोगों का ये जो चैप्टर है इसका माइंड मैप जो है पूरा कंप्लीट होता है। ओके, सो ये चैप्टर का जो माइंड मैप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सारा कुछ रिवाइज भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, एंड आई होप आप लोगों को ये माइंड मैप बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएंगे मुझे, एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आपके कमेंट्स मेरे लिए डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि जो आपके कमेंट्स है उस पर बेस्ड ही मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ। तो बने रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बच्चों।